हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे आप लोग, सभी लोग। देखिए, अब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों से डेली बात तो होती ही है, ठीक है। टीम के द्वारा हो जाती है, सारी जानकारी हमारे पास तक आ जाती है कि सर जी इस तरीके की डिमांड हो रही है और इस तरीके की। तो मैथ के लिए भी कुछ बच्चे मैंने सुना है कि बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहो, बस समय लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि जितने भी इक्विपमेंट्स मंगाए थे अभी उसमें पेन नहीं आ पाया है। उस पेन को आ जाने के बाद मैं आपकी क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारे क्लास में आज क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या हिंदी है। हिंदी आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्यों है, ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं है। मैं हिंदी आपको वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में जिस लेवल की आती है, तो इसीलिए मैं सारी वो चीज़ें कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ पेपर के माध्यम से जो हो सकती हैं। चलो, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो कितना ज़बरदस्त है। क्या लिखा हुआ है? तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप बताना है। अब पहले बात तो तद्भव रूप होता है, फिर क्या होता है, फिर उसका तद्भव रूप का भी छत्तीसगढ़ी रूप बताना है। तो छत्तीसगढ़ी का जो है रूप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपछरा। क्या हो जाएगा? अपछरा। क्योंकि जो बिहार और इधर साइड में जो लोग थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज में चेंज होता है, तो जो छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप हो जाएगा वो अपक्षरा हो जाएगा। 14 नंबर, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन में उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग आपको पता है, वाक्य शब्द जो होता है उसके शुरुआत में लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। तो उपसर्ग पहले लगेगा। तो आधीन शब्द होता है, क्या होता है? आधीन, ठीक। ये मेन शब्द है, मुख्य शब्द है। अब इसमें क्या लग गया है? इससे पहले क्या लग गया है? तो इसमें पहले क्या लग गया है? परा लग गया है। क्या लग गया? पर लग गया, सॉरी, पर आधीन। तो पराधीन हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर 15 नंबर देखो, केंद्र और अधिक, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। केंद्रित, तो केंद्र होता है, इत लग गया, इसमें क्या लग गया? केंद्र होता है और इत लग गया। और अधिक होता है, उसमें ता जोड़ दिया तो अधिकता हो गया। तो केंद्र में इत और अधिक में ता, अधिकता। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई, 16 नंबर देखो, हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में निम्न रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। हमें पाप से बचना चाहिए, जो रेखांकित शब्द है उसका सही विलोम। अगर पाप अगर जो है तो पाप का विलोम क्या होता है? तो पाप का विलोम शब्द क्या हो जाता है? पुण्य हो जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम बताना है। किसका बताना है? अनघ, ठीक है। तो देखो, अनघ का विलोम बताना है, ठीक। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? निरघ दे रखा है, निष्पाप दे रखा है, कृति दे रखा है और अघी दे रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अघी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, जब ये हम लोग इसके जो पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये शब्द जो है आपको वोकैब का सेक्शन पूरा मैं अलग से वीडियो ही प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आपको जो प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश का मिल रहा है और जीएस का, इनको आप करते रहिए। इनके जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो आपको अलग से अलग पैटर्न पे मिल जाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। 18, निम्नलिखित समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। क्या? विधानसभा का चुनाव कब के लिए होगा? तो निश्चित इसकी क्या होगी? अवधि निश्चित होगी। क्या होगी? अवधि। देखो, हिंदी क्या है, हिंदी आपको अगर इस तरीके की खाली जगह आती है तो आप कर लोगे। इंग्लिश में आप थोड़ा सा फंसते हो। इंग्लिश में क्या है, आप इंग्लिश में इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनमें आप फंस जाते हो। खैर, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भी कठिन होती है, आपको आने वाले समय में हिंदी भी कठिन मिलेगी, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसीलिए मैं सब कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अच्छा, अरण्य, अब जब तक आपको अरण्य का मतलब नहीं पता होगा आप इसका नहीं बता पाओगे। अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन, ठीक। अगर इसको इस तरीके से देखें तो ये कांतार, ये जो कांतार शब्द लिखा हुआ है ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है, वन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? वन। कानन, विपिन, बीहड़, बिटप और ये जो इस तरीके की, तो इसके लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द होता है। चलो भाई, 20 नंबर, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? अब मान, एक चीज़ कहावत कही, वो कहा जाता है ना कि मान सम्मान। तो मान का मतलब होता है, एक मान वो भी माने जाते हैं कि हमारे मान्य लोग हैं, जो घर आपके उधर तो नहीं पता, लेकिन जो लखनऊ के आसपास का एरिया है यहाँ पे जो आपकी बहन, आपके जीजा या आपके दामाद, इन लोगों को मान्य कहा जाता है। तो ये लगभग उसी तरीके की शब्द का अर्थ होगा। तो मान मतलब जो श्रेष्ठ होता है, ठीक। मान का मतलब श्रेष्ठ,
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है, तो मान का मतलब श्रेष्ठ, मान का मतलब श्रेष्ठ नहीं, मान का मतलब सम्मान होता है ना, मान का मतलब सम्मान, हाँ ठीक है। तो जो मान का मतलब सम्मान यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मान का मतलब इज्जत भी सही है, अभिमान भी सही है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं सम्मान सही है, तो ये सही नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभय और उभय के समरूपीय भिन्नार्थक हैं, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हमको बताना है। चलो भाई देखते हैं। अभय, अभय का मतलब क्या होता है, जिसको कोई भय ना हो, तो यानी कि वो निडर, ठीक। और उभय, उभय का मतलब क्या होता है, उभयचर आता है ना, जैसे उभयचर शब्द कहा जाता है, उभयचर का मतलब होता है जो दोनों जगह हो, तो इसलिए अभय का मतलब निडर और उभय का मतलब दोनों, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, द्विज शब्द में उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड, बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो द्वि का मतलब होता है दो और जन्म का मतलब होता है जन्म, तो जो दो बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं, ठीक है। बहुत जानने वाला बहुयज्ञ कहलाता है और पहले जन्मे वाले को अग्रज कहा जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अज्ञ, अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ का क्या अर्थ हो जाता है, चलो भाई देखो, जो सब कुछ जानता हो, नहीं, जिसे जाना जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, जो कुछ नहीं जानता, हाँ जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है, ठीक है, वो सर्वज्ञ होता है, जिसे जाना जा सकता है वो ज्ञेय होता है, अरे यार ये, ठीक। फिर उसके बाद में जिसके आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी होता है। 24, निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, अनुदित, अनु प्लस उदित। अब आपको यहाँ पे पहले बात तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कौन से सही, तो गलत पूछा गया, तो यहाँ पे ये तो सही है, अनु प्लस उदित। अवनींद्र, तो अवनी प्लस इंद्र हो जाएगा अलग बिल्कुल। श्रद्धा नंद, श्रद्धा और आनंद लिखा हुआ, तो यहाँ पे श्रद्ध नहीं श्रद्धा होता है, ठीक है। इसमें एक मात्रा भी लगती, बड़ा और बड़ा मिलके बड़ा बनाता। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यथोचित किस समास का उदाहरण है। अब मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो होता है पहला पद प्रधान होता है और जो समस्त पद होता है वाक्य के क्रिया विशेषण का काम करता है, उसका पूर्व पद अव्यय होता है। तो इसमें जैसे यथाशक्ति, आजन्म, यथावत, प्रति, ये इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं, जैसे यथा, आ, प्रति, ये शब्द इसमें आते हैं। तो यथोचित लिखा और ये क्या कहलाता है, ये अव्ययी भाव समास कहलाता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। 26, अब जैसे इसका आप एक तरीके से ये भी निकाल सकते हैं, जब हमारे पास कोई भी उचित, जैसे उचित लिखा है ये, उसमें यथ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, यथोचित, मतलब जो सही हो, उचित के उसी के अनुसार हो। तो एक नया शब्द जोड़ने से जब कोई नया उपसर्ग लग जाता है, उससे अगर शब्द का पूरा बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको अव्ययी भाव समास। हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात होता है, हमारे देश को आयात, देखो ये एक में जुड़ा पहले तो को हो नहीं सकता, जैसे अगर से भी गलत है ना, तो हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है, पर्याप्त नहीं, आयात निर्यात ये भी नहीं, पहला ही ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो 27 नंबर देखो क्या हो जाएगा, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहा जाता है। जो स्थायी भाव होता है उसके उत्पत्ति के कारण को क्या कहा जाता है, अनुभाव, संचारी भाव, असंभाव या विभाव। तो जो स्थायी भाव होता है इसके उत्पत्ति का जो कारण होता है वो विभाव के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। स्थायी भाव की उत्पत्ति का कारण जो है वो विभाव है, और रस की उत्पत्ति में जो आधारभूत माने जाते हैं वो विभाव होते हैं, और विभाव के दो रूप होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। 10th में पढ़ें तो आपको ये जल्दी याद भी रहता है, 10th में आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक। छंद की दृष्टि से गढ़ों की संख्या कितनी है, जो छंद होते हैं इनकी दृष्टि से जो गढ़ होते हैं, गढ़ों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या दोस्तों 8 होती है। 8 के अगर नाम आप सुन लीजिएगा, चाहो तो आप इसको बार बार रिपीट करके सुनना और इसको लिख लेना, ठीक है। यगड़ मगड़ तगड़, रगड़ जगड़ भगड़ और नगड़ सगड़, ठीक, ये जो है ये गढ़ों की संख्या होती है, इनमें सभी में देखो गढ़ आएगा, तो छंद की दृष्टि से जो गढ़ों की संख्या होती है वो 8 मानी गई है, कितनी, 8। फिर देखो, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा, उसने क्या कहा, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो,
ठीक है, या स्वर की आवृत्ति हो। तो इस तरीके के जो आवृत्ति मतलब जो इस तरीके के जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है। एक तो आपने देखो यहाँ पे जितने भी अलंकार लिखे हैं इनकी परिभाषाएं नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए। कौन सा, वैसे तो ये अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पे एक ही वर्ण कई बार उपयोग में लाया जाता है, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटरानुप्रास, अत्यानुप्रास और लास्ट में श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो ये अत्यानुप्रास का जो है ये उदाहरण हो जाएगा। जब भी कभी किसी एक ही वर्ण या किसी एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ पे अत्यानुप्रास अलंकार होता है। चलो, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है। फा, डा, जा, तो देखो फा से फल, डा से डमरू, जा से जहाज। अब ये पांचवा शब्द जो होता है इसका तो कोई भी आज तक शब्द नहीं बनाया गया। अब देखो यहाँ पे गूंगे का गुण लोकोक्ति। अब लोकोक्तियाँ आपको भाई पढ़नी पड़ेंगी, लोकोक्तियाँ भी मैं करा दूंगा लेकिन पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। गूंगे का गुण लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। अब एक चीज़ जैसे मैं आपको इसको समझाऊं तो गूंगा ने अगर गुड़ खा ली, भाई गुड़ तो अच्छी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गूंगा अगर गुड़ खाएगा तो वो उसको एक्सप्लेन कर पाएगा कितनी अच्छी थी कितनी क्या थी, नहीं बता पाएगा ना। तो जो गूंगे का जो गुड़ होती है लोकोक्ति का अर्थ मतलब जिसको वो वर्णन नहीं कर सकता, और गुड़ खाएगा तो मतलब वो खुश होगा, सुखी होगा। तो इस तरीके से तो जिसकी वो अवर्णनीय सुख जो होता है उसको कहा जाता है कि गूंगे का गुड़। चलो, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। जैसे कि आप बिना नौकरी के इंसान, न घर के न घाट के, आप नौकरी भी बाहर प्राइवेट करने भी नहीं जा पा रहे हैं, घर में रहते हैं तो गालियां सुनते हैं। तो ये धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, कि कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ये इसका बिल्कुल सही अर्थ होता है। ना तो आपको कोई भैया घास डालता है और ना ही आपको कोई अपने पास बैठालता है। फ़ोन पे भी जिससे बतियाते हो वो भी थोड़े दिनों बाद जो है गायब हो जाता है, क्योंकि आपको उसको आपकी नौकरी चाहिए। चलो, हिंदी साहित्य की भूमिका में लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक की बात करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इनके जो और जैसे रामचंद्र शुक्ल दे रखे हैं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर इनकी यादें हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी ये रचनाएं थी जो मैं बता रहा था। तो खैर अब भी रचनाएं तो आपसे यहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी तो इसलिए उसको ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर पूरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिसमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से ही पूर्ण हो जाता हो, वरन एक ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरते हुए और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिन्हें ढलकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह न कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुँह नहीं देखता, वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं है वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने निर्भरता होगी वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझ कर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का न होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। देखो, ये इतना बड़ा पैराग्राफ आपको इसलिए दिया जाता है कि आप इसको पढ़ें, कन्फ्यूज हो, फिर पढ़ें तो आपका समय खराब हो। ये इसीलिए पैराग्राफ को एक बार में पढ़ के समझ लिया करो।
चलो, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो अभी आपको बताया गया कि जब आप आत्मनिर्भर होंगे, आत्मबल होगा आपके अंदर, तो आप जो है मतलब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता और आत्मबल इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? इसका स्वार्थमय, अच्छा स्वार्थमय जब होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो वो बिल्कुल निस्वार्थ, ठीक है, इसका विलोम बताना है ना, तो क्योंकि स्वार्थमय तो जो बिल्कुल निस्वार्थ होगा। अस्थिर जो मतलब स्थिर होगा, या अस्थिर दे रखा है ना, हाँ ठीक है, अस्थिर मतलब जो चल रहा है अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है, तो उसका दूसरे का स्थिर हो जाएगा, यानी कि गतिहीन। तो यहाँ पे देखो चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल सही मिल रहा है। 36 नंबर, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। सफलता क्या होती है? मिलती है, तो पहला स्त्रीलिंग। कार्य होता है तो पुल्लिंग, और आत्मनिर्भरता होती है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता होती है कि आत्मनिर्भर होता है? आत्मनिर्भर होता है तो आत्मनिर्भरता भी होता है। तो यहाँ पे फिर ये सेकंड वाला बन जाएगा कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग। चलो बिल्कुल बढ़िया है भाई। फिर तो जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो आत्मनिर्भर बनना, बच्चे के बाल्यकाल से संस्कार विकसित करना, दृढ़ विश्वास जागृत करना, सहनशीलता उत्पन्न करना। तो जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी यही है कि आप आत्मनिर्भर बन जाएं। ये हमारे पैराग्राफ में बिल्कुल दिया भी था, मेंशन था, तो इसलिए आप इसके आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, तो फिर जो हमारी जो क्लास थी हिंदी की वो यहीं पे समाप्त होती है। बाकी भाई आप लोग देखिए मेहनत लगती है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और उसकी वजह से हम लोग और भी आगे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, तो आज की क्लास तो यहीं तक रखेंगे, बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।